रेफरेंस टू हाई कोर्ट। अब इससे रेलेवेंट सेक्शन है 113 और ऑर्डर 46। अब अगर इसकी लैंग्वेज को देखें सेक्शन 113 की, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब ये कहाँ पे प्रेस्क्राइब हुई हैं देखें, अगर हम ऑर्डर 46 को देखें तो रेफरेंस किन सर्कमस्टांसेस में भेजा जा सकता है, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, ये सारा कुछ हमें डिटेल में ऑर्डर 46 में मिल जाता है। Any court may state a case and refer the same for the opinion of the high court। क्लियर वर्ड्स में कि ये कोर्ट मैटर को भेज सकती है हाई कोर्ट को। कोई पार्टी किसी मैटर को हाई कोर्ट को रेफर नहीं कर सकती कि आप इस पे हमें अपनी ओपिनियन दे दें। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, एनी कोर्ट में स्टेट अ केस एंड रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट मे मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंक्स फिट। तो फिर उस पर हाई कोर्ट अपनी ओपिनियन देगी और जो भी उसको सूटेबल होगा वो उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर भी पास करेगी। तो बहरहाल ये रेफरेंस, ये सेक्शन 113 से जो समझ में आता है वो ये है कि कोई भी कोर्ट किसी मैटर को फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट को रेफर कर सकती है। अब हम आते हैं ऑर्डर 46 की तरफ, उसमें हमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी इस रेफरेंस से रिलेटेड। इसका रूल 1, रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन टू हाई कोर्ट वेयर बिफोर और ऑन द हियरिंग ऑफ सूट और एन अपील। क्लियर वर्ड्स में कह रहे हैं जहाँ पे कोई सूट है उसकी हेयरिंग से पहले या उसकी हेयरिंग के दौरान, सेम लाइक किसी अपील की हेयरिंग से पहले या अपील के दौरान, वेयर बिफोर और ऑन द हियरिंग ऑफ अ सूट और एन अपील इन विच द डिक्री इज नॉट सब्जेक्ट टू अपील। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो डिक्री पास की जाएगी इस सूट की हेयरिंग में या इस अपील में, वो अपीलेबल नहीं होगी। तो ये कंडीशन आ गई कि अपील या सूट की हेयरिंग के दौरान या इससे पहले जो डिक्री पास की जानी है, अगर वो अपीलेबल नहीं है, वहाँ पे अपील नहीं फाइल की जा सकती। और या वेयर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सच डिक्री एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। तीसरी बात आ गई एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। सो हेयरिंग के दौरान, सूट की, अपील के दौरान या जो डिक्री पास हुई है उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के दौरान, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ अराइजेज। अब यहाँ पे एक बात और फिर हमारे सामने आ गई कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर अराइज हो गया है। क्वेश्चन ऑफ लॉ मींस किसी एक्ट से रिलेटेड, किसी लॉ की प्रोविजन से रिलेटेड, किसी ऑर्डिनेंस, किसी रेगुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज हो गया है, सिर्फ उसी सूरत में इन द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सच डिक्री एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और हैविंग और यूजेज हैविंग यूज ऑफ लॉ अराइजेज, या कोई एक ऐसा कस्टम है वो लॉ की तरह ही यूज़ होता है, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो गया है ऑन विच द कोर्ट ट्राइंग द सूट और अपील और एग्जीक्यूशन द डिक्री एंटरटेन्स रीजनेबल डाउट, द कोर्ट में ईदर ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड द पॉइंट ऑन विच द डाउट इज एंटरटेन्ड एंड रेफर सच स्टेटमेंट with its own opinion on the point for the decision of the high court। अब देखिए यहाँ पे हमें रूल 1 में जो क्लियर टर्म्स में बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी जब भी किसी सूट की हेयरिंग के दौरान या उससे पहले, किसी अपील की हेयरिंग के दौरान या उससे पहले, या किसी डिक्री की एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई एक क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो गया जिसके रिगार्डिंग कोर्ट को डाउट है। अब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ किसी एक्ट से भी के रिगार्डिंग हो सकता है, क्या ये अल्ट्रा वायरिस है, क्या ये किसी प्रोविजन से रिलेटेड, किसी रेगुलेशन से रिलेटेड कोई भी मैटर आ सकता है। उन सारी सिचुएशंस में क्या किया जा सकता है, या तो वो कोर्ट जिसके सामने ये क्वेश्चन राइज हुआ है वो ऑन इट्स ओन मोशन अपने तौर पर, या किसी पार्टी ने अगर एप्लीकेशन दे दी है तो उस पे इस मैटर को पहले तो एक स्टेटमेंट ड्रॉ करेगी, उसमें वो कोर्ट फैक्ट्स बताएगी और जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है जिस पे हाई कोर्ट की ओपिनियन चाहिए उसको ड्रॉ करेगी और फिर वो मैटर हाई कोर्ट को ओपिनियन के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये जो
अपील है या ये जो सूट है जिसकी हेयरिंग के दौरान ये क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हुआ है, उसमें जो डिक्री पास होनी है अगर वो नॉट अपीलेबल है तो उसी सिचुएशन में, क्योंकि अगर अपील ही नहीं है उस डिक्री के अगेंस्ट तो जो फैसला आ जाएगा वो फाइनल हो जाएगा। और उसके दौरान अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है तो कोर्ट के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो हाई कोर्ट के पास इसको मैटर को रेफ़र कर दे कि आपकी क्या इस पे ओपिनियन है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट बना के फैक्ट्स सारे ड्रॉ करके क्वेश्चन ऑफ लॉ को ड्रॉ करके फिर उस पे जो उस कोर्ट की अपनी ओपिनियन है वो उसको भी मेंशन करेगा, फिर वो हाई कोर्ट को रेफ़र करेगा कि जी अब आप इस पे अपनी ओपिनियन दे दें। तो ये और इसमें ये कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन भी कर सकती है या कोर्ट या कोई भी पार्टी कोर्ट को अप्लाई भी कर सकती है कि जी ये मैटर आप हाई कोर्ट को उसकी ओपिनियन के लिए रेफ़र कर दें। अच्छा, रूल 2, कोर्ट में पास डिक्री कंटिंजेंट अपॉन द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। The court may either stay the proceedings or proceed in the case notwithstanding such reference and may pass a decree or make an order contingent upon the decision of the High Court on the point referred. अब यहाँ पे रूल 2 में कह रहे हैं कि कोर्ट के पास दो ऑप्शन होंगी, या जब वो रेफरेंस भेज रहे हैं हाई कोर्ट को तो पहली ऑप्शन ये होगी कि वो जो प्रोसीडिंग चल रही है उस केस की उसको स्टे कर दें। और नॉर्मल प्रैक्टिस में ऐसा ही होता है, अगर रेफरेंस भेजा जा रहा है कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट को किसी पॉइंट ऑफ लॉ पे तो वो नॉर्मली ऐसे होता है कि वो प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देती हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरी ऑप्शन भी कोर्ट के पास होगी कि वो केस की जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको कंटिन्यू करे, उसमें या कोई डिक्री अगर पास करती है तो वो कर दे, या जो ऑर्डर उसने पास करना है वो ऑर्डर भी पास कर दे। लेकिन वो जो ऑर्डर पास करेगी या जो वो डिक्री पास करेगी वो सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट होगा उस पॉइंट ऑफ लॉ पे। देखें, जो भी डिक्री पास कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर पास कर रहे हैं वो कंटिंजेंट होंगे, उसमें ये शर्त होगी कि भाई ठीक है हम ये ऑर्डर तो पास कर रहे हैं, ये डिक्री तो पास कर रहे हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट का डिसीजन इस पे जो आएगा वो कुछ अपोजिट आ गया उससे तो फिर वो ऑब्वियसली हाई कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंगली वो डिक्री या ऑर्डर पास होगा। लेकिन दोनों ऑप्शन है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को स्टे भी कर सकती हैं या फिर कोर्ट प्रोसीड भी कर सकती हैं। बेशक उन्होंने मैटर को रेफ़र कर दिया हाई कोर्ट को, उस पर ऑर्डर भी पास कर सकती हैं, डिक्री भी पास कर सकती है, बट दैट ऑर्डर और डिक्री शेल बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑन द रेफरेंस जो क्वेश्चन ऑफ लॉ भेजा गया है। बट नो डिक्री और ऑर्डर शेल बी एग्जीक्यूटेड इन एनी केस इन विच सच रेफरेंस इज मेड अंटिल रिसीट ऑफ अ कॉपी ऑफ जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट अपॉन द रेफरेंस। लेकिन वो कह रहे हैं ठीक है प्रोसीड कर रहे हो आप कर सकते हो, आप ऑर्डर पास कर सकते हो, आप डिक्री पास कर सकते हो कंटिंजेंट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो भी आप डिक्री पास कर रहे हो, जो भी आप ऑर्डर पास कर रहे हो, वो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती जब तक कि हाई कोर्ट का उस रेफरेंस पे कोई डिसीजन नहीं आ जाता। डिक्री ऑर्डर पास कर सकते हो लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। रूल 3, जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट टू बी ट्रांसमिटेड एंड केस डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंगली। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द पार्टीज इफ़ दे अपीयर एंड डिजायर टू बी हर्ड। अच्छा, नॉर्मल प्रैक्टिस में ऐसे ही होता है, जब ये रेफरेंस चला जाएगा तो नॉर्मली पार्टीज़ वहाँ पे अपीयर होती हैं और वहाँ पे इसको आर्गू करती हैं। तो यहाँ पे भी कह रही हैं कि द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द पार्टीज इफ़ दे अपीयर एंड डिजायर टू बी हर्ड शैल डिसाइड द पॉइंट सो रेफर्ड and shall transmit a copy of its judgment under the signature of the registrar to the court by which the reference was made, and such court shall on the receipt thereof proceed to dispose of the case in conformity with the decision of the high court। ये जब पार्टीज़ को सुना जाएगा हाई कोर्ट में, उसके बाद जो भी हाई कोर्ट फैसला देती है वो ट्रांसमिट किया जाएगा उस कोर्ट को जिसकी तरफ से ये रेफरेंस भेजा जाएगा, रजिस्ट्रार के साइन होंगे। और अगर तो फैसला कोई उस लोअर कोर्ट की तरफ से जिसकी तरफ से रेफरेंस भेजा गया था अगर नहीं पास किया गया, कोई डिक्री पास नहीं की गई या अगर कर भी दी गई है, तो वो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो ये हाई कोर्ट का इस रेफरेंस पर डिसीजन है इसके अकॉर्डिंगली ही फैसला होगा। रूल 4, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। द कॉस्ट इफ एनी कॉन्सिक्वेंट ऑन रेफरेंस फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी कॉस्ट इन द केस। यानी अगर इस ये रेफरेंस भेजने की अगर कोई कॉस्ट है तो उसको केस की कॉस्ट ही माना जाएगा, यानी वो भी जिस पार्टी पे लगनी है वो लगाई जाएगी। रूल 5, पावर टू ऑल्टर एटसेट्रा डिक्री ऑफ द कोर्ट मेकिंग रेफरेंस।
वेयर अ केस इज रेफर टू द हाई कोर्ट अंडर रूल 1, हाई कोर्ट को अगर रेफरेंस भेजा गया है, द हाई कोर्ट में रिटर्न द केस फॉर द अमेंडमेंट। तो हाई कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट इस केस को रिटर्न कर सकती है, इस रेफरेंस को रिटर्न कर सकती है उस कोर्ट को कि आप कुछ अमेंडमेंट करें अगर हाई कोर्ट को लगता हो। सो पहली ऑप्शन ये आ गई कि हाई कोर्ट मे रिटर्न द केस फॉर अमेंडमेंट। सेकेंडली, एंड मे ऑल्टर, कैंसल और सेट असाइड एनी डिक्री और ऑर्डर विच द कोर्ट मेकिंग द रेफरेंस हैज़ पास्ड। इसके बाद वो दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर ये हाई कोर्ट जिसके पास रेफरेंस भेजा गया वो अगर कोई डिक्री या कोई ऑर्डर वगैरह पास किया गया तो उसको ऑल्टर भी कर सकते हैं अपने डिसीजन में, उसको सेट असाइड भी कर सकते हैं। और मेड इन द केस आउट ऑफ विच द रेफरेंस अरोज एंड मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, और इसके साथ जिस किस्म का भी वो ऑर्डर पास करना चाहे तो वो कर सकते हैं। सो यहाँ पे हाई कोर्ट के पास क्या ऑप्शंस बता रहे हैं, नंबर 1 वो उस रेफरेंस को रिटर्न कर सकते हैं फॉर अमेंडमेंट, और अगर कोई डिक्री ऑर्डर वगैरह मिलिट्री कोर्ट की तरफ से पास भी कर दिया गया उसको ऑल्टर कर सकते हैं, उसको सेट असाइड भी कर सकती है हाई कोर्ट, और किसी भी किस्म का ऑर्डर पास किया जा सकता है हाई कोर्ट की तरफ से। रूल 6, पावर टू रेफर टू हाई कोर्ट क्वेश्चंस एज टू द जुरिस्डिक्शन इन स्मॉल कॉजेज। रूल 1, सब रूल 1, वेयर एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट आने से पहले किसी भी वक्त अ कोर्ट इन विच अ सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड doubts whether the suit is cognizable by a court of small causes or is not so cognizable। देखिए अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब किसी कोर्ट में कोई सूट वगैरह फाइल किया गया उसके दौरान जजमेंट आने से पहले कोर्ट को अगर ये डाउट है कि क्या ये सूट इज कॉग्निजेबल बाय स्मॉल कॉजेज है कोर्ट है या नहीं, उनकी तरफ से कॉग्निजेबल नहीं है, इट मे सबमिट द रिकॉर्ड टू द हाई कोर्ट विद द स्टेटमेंट ऑफ इट्स रीजंस फॉर द डाउट एज टू द नेचर ऑफ द सूट। तो वो क्या कर सकती है, ये कोर्ट ये मैटर को हाई कोर्ट को रेफ़र कर सकती है कि जी आप बता दें कि क्या ये सूट ट्राइबल बाय स्मॉल कॉजेज कोर्ट है या उसके नहीं है। सब रूल 2, ऑन रिसीविंग द रिकॉर्ड एंड द स्टेटमेंट द हाई कोर्ट मे ऑर्डर द कोर्ट either to proceed with the suit or return the plaint for the presentation to such other court as it may in its order declare to be competent to take cognizance of the court। Obviously जब हाई कोर्ट को मैटर रेफ़र कर रही है कोर्ट स्टेटमेंट दे रही है उस पर फिर हाई कोर्ट अपना डिसीजन देगी कि क्या ये मैटर इसी कोर्ट में प्रोसीड करना चाहिए या इसको रिटर्न करके किसी दूसरी कोर्ट में, हाई कोर्ट इस पर डेक्लेरेशन दे देगी। तो ये रूल 6 में बेसिकली बता रहे हैं कि स्मॉल कॉजेज कोर्ट से रिलेटेड अगर किसी कोर्ट में ये डाउट आ जाए कि क्या ये कॉग्निजेबल है बाय नॉर्मल कोर्ट और बाय द स्मॉल कॉजेज कोर्ट, तो वो इस सूरत में मैटर हाई कोर्ट को भेज देगी और हाई कोर्ट फिर उस पर अपना डिसीजन दे देगी। रूल 7, पावर टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू सबमिट फॉर रिवीजन प्रोसीडिंग अंडर मिस्टेक एज टू द जुरिस्डिक्शन इन स्मॉल कॉजेज। सब रूल 1, वेयर इट अपीयर्स टू ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दैट अ कोर्ट सबॉर्डिनेट देयर टू हैज़ बाय रीजन ऑफ erroneously holding a suit to be cognizable by a court of small causes or not to be so cognizable fail to। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये लगे कि जो उसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट थी उसने जुरिस्डिक्शन में कोई उसकी तरफ से एरर हो गया, ये मैटर स्मॉल कॉजेज कोर्ट की तरफ से कॉग्निजेबल था या नहीं था, इस मैटर से रिलेटेड वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट अ कोर्ट सबॉर्डिनेट देयर टू हैज़ बाय रीजंस of erroneously holding a suit to be cognizable by a court of small causes or not to be so cognizable fail to exercise a jurisdiction vested in it by law or exercise a jurisdiction not so vested, the district court may and if required by a party shall submit the record to the high court with a statement of reasons for considering the opinion of the subordinate court with respect to the nature of the suit to be erroneous। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ये डाउट हो जाए कि ये जो उसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट ने जो इस सूट को डिसाइड किया है उसकी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड अगर डाउट है कि क्या वो स्मॉल कॉजेज कोर्ट में होना चाहिए था या दूसरी कोर्ट में होना चाहिए था, तो वो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इस मैटर को हाई कोर्ट को रेफ़र कर सकती है कि जी आप अपने इस पे ओपिनियन दे दें कि ये लोअर कोर्ट ने जो सबॉर्डिनेट कोर्ट थी उसने अपनी जुरिस्डिक्शन को
सही तरीके से इस्तेमाल किया या नहीं किया। ऑन रिसीविंग द रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट द हाई कोर्ट मे मेक सच ऑर्डर एज इन द केस एज इट थिंक्स फिट, तो ऑब्वियसली उस पर हाई कोर्ट अपना डिसीजन देगी। सब रूल 3, विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोसीडिंग सब्सिक्वेंट टू द डिक्री in with respect to any proceedings subsequent to the decree in any case submitted to the High Court under this rule, the High Court make such order as in circumstances appear to it to be just and appear। अब वो कह रहे हैं जब डिक्री पास होने के बाद अगर कोई ये मैटर इस किस्म का हाई कोर्ट को भेजा गया तो हाई कोर्ट उस पर जो भी सूटेबल ऑर्डर होगा, जस्ट एंड प्रॉपर होगा, वो उस किस्म का ऑर्डर पास करेगी। सब रूल 4, द a court subordinate to a district court shall comply with any requisition which the district court may make for any record or information for the purpose of this rule। फिर वो कह रहे हैं कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिस किस्म का भी उससे रिकॉर्ड या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करेंगी वो पाबंद होंगी, वो उसको देंगी। सो बहर ये था ऑर्डर 46 रेफरेंस। जहाँ पे भी किसी सूट की हेयरिंग से पहले या हेयरिंग के दौरान, अपील की हेयरिंग से पहले या अपील की हेयरिंग के दौरान, या किसी डिक्री या ऑर्डर की एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो जाए जिस पे कोर्ट को डाउट हो, कोर्ट उस मैटर को रेफ़र कर देगी हाई कोर्ट को कि आप इस पे अपनी ओपिनियन दे दें। इसको कहते हैं रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट पे उस पर किसी किस्म का भी ऑर्डर पास कर सकती है। और ये जो सूट या अपील जिसमें रेफरेंस भेजा जा रहा है हाई कोर्ट को, उसका ऑर्डर या डिक्री जो है उसके अगेंस्ट अपील नहीं होनी चाहिए। इस सूरत में रेफरेंस भेजा जाता है। देखें अगर तो अपील प्रोवाइडेड है लॉ में तो फिर रेफरेंस भेजने की क्या ज़रूरत है। फिर अपील में, अपील तो एक सूट की कंटिन्यूएशन ही होती है, तो वहाँ पे जब ऑर्डर ही अपीलेबल है या डिक्री अपीलेबल है तो वो तो अपील में मैटर डिसाइड हो सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं जब अपील प्रोवाइडेड नहीं है तो इस सिचुएशन में आप क्वेश्चन ऑफ लॉ पे किसी एक्ट से, किसी प्रोविजन से, उससे रिलेटेड है कि क्या वो सही है नहीं है, क्या अल्ट्रा वायरिस है नहीं है। देखिए अब ये इस किस्म का क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए कि जिसको डिसाइड करना ज़रूरी है या जिसको पहले सुपीरियर कोर्ट्स की तरफ से डिसाइड ना किया हो, वो पहली दफ़ा सामने आ रहा हो किसी कानून से रिलेटेड, किसी लॉ से रिलेटेड, उसको डिसाइड करना ज़रूरी है। लेकिन वो ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है और अपील भी प्रोवाइडेड नहीं है, तो उस सूरत में अगर वो फैसला दे देते हैं उसकी अपीलेबल ही नहीं है वो डिक्री या ऑर्डर, तो बात ख़त्म होगी। तो यहाँ पे कोर्ट को जब किसी लॉ से रिलेटेड कोई डाउट आ गया है, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसको डिटरमिन करना ज़रूरी है फैसला देने के लिए, तो यहाँ पे कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो खुद से या कोई पार्टी उसको अगर एप्लीकेशन देती है तो फिर वो उस मैटर को रेफ़र कर सकती है हाई कोर्ट को कि जी आप इस पे ओपिनियन दे दें। तो ये था रेफरेंस टू द हाई कोर्ट।